जय हिंद साथियों, आपका स्वागत करता हूं सबसे पहले आपके अपने परिवार जक्की एकेडमी क्लासेस पर। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं काफ़ी समय के बाद आप लोग के सामने आया हूं, लेकिन मैं अब आया हूं अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहे। आज से मैं कंटिन्यू वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूँगा। क्लास 10th के ऑल सिलेबस करवाने का मैं पूरा ज़िम्मेदारी लेता हूँ। ए टू जेड सिलेबस करवाऊँगा, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे एसएसटी हो या सोशल साइंस हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इस सभी सब्जेक्ट करवाऊंगा। सिर्फ आप लोग का अगर सपोर्ट बना हो, मैं कंटिन्यू वीडियो लाता रहूंगा, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कि मैं ऐसा कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूं। अगर आप हमारे परिवार में नए जुड़े होंगे तो उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने ग्रुप, अपने साथियों में जरूर शेयर करेंगे। यही हमारी आशा है। तो आज हम एक चैप्टर लेकर आए हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं समीकरण। इसी चैप्टर को हम लोग इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले इसमें से बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को पढ़ भी रखे हैं, क्योंकि काफी दिनों हो गए, काफी मैं लेट से ये बैच को लंच कर रहा हूँ। तो जो बच्चे पढ़ रखे हैं तो उसको एक रिवीजन के नाते, ये जो बच्चे पढ़ रखे हैं उस बच्चों को रिवीजन हो जाएंगे। तो ये कोई मसला नहीं है, अगर जो बच्चे पढ़े हैं फिर भी वो वीडियो देख लेंगे तो काफी सहूलियत होंगे। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहेंगे, मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस नंबर पे आपको मैसेज करना है, या टेलीग्राम भी आप लोग के डिसीजन किया जाएगा कि टेलीग्राम क्रिएट किया जाए। जब मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उस हिसाब से मैं एक टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट करूंगा अपनी टीम के साथ। अभी मेरे पास कोई ज्यादा टीम नहीं है, लेकिन मैं अपनी मेहनत से अपनी जहां तक का टाइम मिल पाता है मैं इस पीडीएफ को क्रिएट करवाता हूँ, फिर मैं आप लोग के सामने लाता हूँ। तो आप लोग जो नए हैं तो सबसे पहले एक सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट जरूर करें। और मैं बताऊं सबसे पहले, अगर आप बच्चे लोग नए हैं तो अगर ये वीडियो को देखते होंगे, आपके लिए नया चैप्टर होगा। या जो बच्चे पढ़े हैं, तो रासायनिक समीकरण हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण को समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसे हम लोग जानते हैं इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसे चेंजिंग होता है बच्चों, एक ऐसे परिवर्तन होता है जब कोई पुराने वाले पदार्थ एक नए वाले पदार्थ वाले गुण में परिवर्तन हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई पुराने वाले चीज एक नए वाले चीज में बन जाता है, नए चीज बन जाता है, उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि दूध है, एक आपके पास मान लो कि दूध है, और आपकी मम्मी क्या कहते हैं, दूध का एक घुटन लाते हैं, फिर दूध में डाल देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद या रात के समय जब सो के उठते हैं तो उस समय दूध चेंजिंग हो जाता है और दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब आप दूध से दही में जो कन्वर्ट किए हैं, मतलब पुराने वाले चीज से एक नई चीज बना दिए जिसका नाम है दही, वही एक केमिकल प्रोसेस कहलाता है, मतलब रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका डिफिनेशन क्या है? अगर आप एग्जाम में लिखना चाहेंगे डिफिनेशन, तो किस प्रकार से लिखेंगे वो हम जानते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ, मतलब नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उससे हम क्या बोलते हैं जी? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है जी? आप एग्जाम में अच्छे शॉर्टकट नोट लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें दो चीज का होना बहुत जरूरी है, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अब हम लोग जानेंगे अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे दूध जो है यहाँ पे क्या अभिकारक है, वो भाग लिया और किसमें कन्वर्ट हुआ? हमें क्या बना? कौन सा उत्पाद बना? था दही बना। मतलब जिनका निर्माण होता है अभिक्रिया के बाद, वही हमारा क्या कहलाते हैं? उत्पाद। लेकिन हम तो सीख रहे हैं केमिस्ट्री, जब केमिस्ट्री सीख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करवाएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे 2 mg है। क्या है जी? टू 2 mg है। टू मतलब mg कहो तो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और एक सॉरी 2 मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। इन दोनों के बीच में आपस में रिएक्शन हुआ, बन गया 2MgO, है ना? इसी प्रकार से इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे mg को हम लोग जलाए, बर्निंग किए, बर्निंग के बाद फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया है, ये हमारा क्या है? एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, एक नई चीज बना है। जब नई चीज बनता है तो वहां ना कुछ हुआ होगा, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन या रासायनिक समीकरण। समझ गए हैं आप लोग? तो देख सकते हैं, बिल्कुल मैं एक बेसिक से पढ़ाऊंगा और आखिरी तक का ले जाऊंगा। जो बच्चे नए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। तो यही हमको देखने को मिला 2 मैग्नीशियम क्या होता है। और कभी भी और हमेशा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अभिकारक जो होता है ये आपके बायां साइड होगा, मतलब LSH के साइड होगा। L कहो तो लेफ्ट, H कहो तो हैंड, और S कहो तो साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। देखिएगा ये MgO+O2 क्या हमारा? अभिकारक है, जो भाग लिया अभिकारक है। और 2MgO ये हमारा हमेशा क्या है? RSH, मतलब राइट हैंड साइड होगा। समझ गए? ये हमारे दायां साइड होते हैं। उत्पाद जो बनता है वो दायां साइड होते हैं, और जिससे हम करवाते हैं रिएक्शन, जिसमें हम अभिकारक कहते हैं, वो हमारा किस साइड रहता है जी? वो हमारे
लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां साइड रहते हैं। ये तो जान के बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, एक एक चीज जान गए होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से आप लिखना चाहेंगे, कैसे लिखेंगे। तो देखिए मेरे बच्चों, रासायनिक समीकरण को हम लोग तीन टाइप से लिखते हैं। एक होता है शब्द समीकरण, इसमें हम लोग सिर्फ सिर्फ शब्द का यूज करेंगे। मतलब जैसे मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम का पूरा नाम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बना दिया जी, जानते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। यहाँ पे देखे होगे कि एक भी हमारा सिंबल का यूज नहीं हुआ, सिर्फ शब्द का यूज हुआ। इसीलिए शब्द का जब यूज हुआ, शब्द नाम है तो शब्द समीकरण हो गया। ऐसे ही एक होता है प्रतीकात्मक रूप, मतलब इसे हम सिंबल के रूप, सिंबल टाइप भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग शब्द का यूज ना करके सिर्फ हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। इसमें सूत्र का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिखना होता है बच्चों। यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम का नाम लिखना चाहे तो एमजी ना लिखकर पूरा नाम लिख दिए मैग्नीशियम। ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 ना लिखकर पूरा नाम लिख दिया ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ना लिखकर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिए। यही हमारा शब्द समीकरण हो गया। लेकिन प्रतीकात्मक में क्या होता है कि हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। जैसे जिंक का पूरा नाम ना लिखकर ZN लिख दिए, इसमें शॉर्टकट मतलब संक्षिप्त का रूप में हम यूज करते हैं। H2SO4 है ना, H2SO4 लिख दिए है ना सिंबल में, और हमारा बन गया ZnSO4 प्लस H2O। ये हमारा क्या होता है जी, सिंबल का यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे सिंबल का यूज करते हैं, मतलब इसी को हम बोलते हैं प्रतीकात्मक रूप। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहेंगे एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, पूछ देगा आपको प्रतीकात्मक रूप क्या होता है। तो प्रतीकात्मक रूप सूत्रों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिखना ही प्रतीकात्मक रूप कहलाता है। तीसरा होता है बच्चों, आप जब पढ़ेंगे आगे तो भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में आपको तीन चीज देखने को मिलेगा, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे बचपन से लेकर 55 तक। एक होता है ठोस, सेकेंड होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। समझ गए। हम लोग ठोस को सॉलिड से डिनोट करते हैं, इसीलिए हम इसको एस से सिंबल दिखाते हैं। L4 क्या होता है, लिक्विड, इसीलिए हम इसको L से डिनोट करते हैं। गैस क्या होता है, इक्वस होता है, मतलब इसे हम AQ से डिनोट करते हैं, ये जलीय विलयन होता है। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये सेशन कंप्लीट करने के बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस सेशन को एंड तक कर रहे हैं, समझ गए। अब हम कुछ जानेंगे कुछ अगले टर्म को, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न निर्माण होता है न ही विनाश होता है। एक कौन कहता है जी, एक थ्योरी है जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब हम करवाते हैं ना, कि द्रव्यमान का न निर्माण होता है, न विनाश होता है, न खत्म होता है, न बनता है। ये कहाँ से आता है, एक कौन सा थ्योरी से आता है ना, तो ये हमारा आता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आता है। और आपको कहे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहना चाहता है, तो आप ये लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न विनाश होता है। किसका न विनाश होता है, न द्रव्यमान का विनाश हो तो न खत्म होता है, न निर्माण होता है। ये कौन कहता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम से कहता है। आप एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण होता है क्या। देखिए, इसमें हम अभिकारक के तत्वों के परमाणु और उत्पाद के पक्ष के परमाणु की संख्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इधर 6 है तो इधर भी हमारा 6 होना चाहिए, तभी तो दोनों तरफ संतुलित है, बैलेंस है। इसी को हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभिकारक। अभिकारक कहो तो जो हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं, मतलब हाथ के बाएं साइड होते हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं। और जो हाथ के दाएं साइड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं RH, वो हमारा उत्पाद कहलाता है। इन दोनों के पक्ष के परमाणु की संख्या आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए हैं आप लोग। समीकरण को संतुलित करने के लिए हिंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग याद रखेंगे अपने माइंड में। कहेंगे कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हिंड एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं जी। चलिए, अगला हम जानते हैं कि समीकरण को संतुलित करना। जैसे एक समीकरण आप लोग के सामने मैं लाया हूं, जिसका नाम है Fe प्लस H2O। आप इसमें बताएंगे, जब हम अभिकारक को देखते हैं तो इसमें LSH मतलब लोहा की संख्या कितनी है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे एक होते हैं। तो हमने अभिकारक लिखे हैं LSH, मतलब हाथ के बाएं साइड लिखे हैं। तो इसमें लोहा की संख्या कितनी है जी, लोहा की परमाणु की संख्या 1 है, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया भाई साहब। चलो, ऑक्सीजन को देखते हैं, अगला बच्चा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कितनी है, जिसके नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे 1 होता है, तो ऑक्सीजन हमारा 1 हो गया। तो उत्पाद की बात करें तो उत्पाद में भी कितना होना चाहिए लोहा, तो F3, यहाँ पे F3 हो गया, O2 हो गया, है ना, यहाँ पे दिखाया गया ना F3। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हम लोग ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियरली देखे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे F3 कितना है जी, 3 हो गया, तो 3 यहाँ पे हम लिख दिया, उत्पाद में बन गया। मतलब उत्पाद जो बनता है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी यहाँ पे नीचे 4 है ना, 4 यहाँ पे दिखता नहीं होगा, 4 है, तो 4 हमने उत्पाद में भी डाल दिया। अब बचा H2O। H2O मतलब H कितना है, 2 है नीचे,
तो 2H2 यहाँ पे लिख दिए। तो ये सब क्या एक समीकरण को लिखना होता है ना। ये सब पूरा बैलेंस समीकरण है। समझ गए कि दोनों तरफ की साइड आपस में बराबर ही होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं उसको संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसका हम परमाणु की संख्या दोनों साइड का आपस में बराबर हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे एक प्रक्रिया पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। ये दोनों आपस में क्या होता है वो हम जानते हैं। चलिए आगे वीडियो में संयोजन अभिक्रिया, जैसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कहलाता है, उसे हम संयोजन कहते हैं। संयोजन मतलब जोड़ना, इसका नाम से ही मालूम चल रहा है कि कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कहूँ तो बच्चा जोड़ना का होता है, कोई भी चीज को जोड़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में माँ बाप के बीच में लड़ाई होती होगी, मम्मी पापा के बीच में, तो क्या करते हैं, नाना हो या दादी हो या आपके बड़े भाई होंगे या आपकी बड़ी बहन होंगे, तो आप आपकी बड़ी बहन या आपके बड़े भाई का क्या रोल होता है कि माँ बाप के बीच में समझदारी से दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन करवा देना, है ना, समझदारी से बातचीत करवा देना। मतलब दो चीज आपस में एक चीज हो जाता है ना, माँ बाप मिलके फिर एक बन जाता है। तो इसी प्रकार से एक संयोजन अभिक्रिया का होता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक कहूं तो ये वाला साइड मतलब लेफ्ट साइड मतलब बाया साइड, जब मिलकर एक बना देता है, मतलब एकल उत्पाद बनाता है, एक चीज बनाता है। उत्पाद कहूं तो एक चीज बनाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन दो चीज हो गया, एक चीज बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। एक होता है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। इसके नाम से ही मालूम कर चल रहा है ना कि किसी चीज को तोड़ना, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब जब दो एक चीज मिला हो, उस एक चीज से तोड़ के दो चीज कर देते हैं। जैसे देखे होगे अक्सर जो होते हैं, जो हमारी फैमिली का जब कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, जब हम किसी को अपने अपने घर में शामिल रखते हैं, तो हमारे माँ बाप के बीच में लड़ाई फ्रैक्शन करवाने की कोशिश करता है। मतलब जब हमारे माँ बाप एक रहते हैं तो काफी हम लोग ताकतवर होते हैं, लेकिन कोई दूसरा पर्सन उस पर टांग अड़ा देता है तो वो अलग हो जाते हैं, मतलब अलग करता है। जब एक चीज को अलग कर देता है तो डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो यहीं पे कह रहा है कि एकल अभिक्रिया, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखो बच्चों, कंटेंट में कोई कमी नहीं है ना। मैं आप लोग का एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, तो कंटेंट काफी खतरनाक कंटेंट में आप लोग के सामने ला रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा भी अब हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चाहे स्टेटस हो, चाहे ग्रुप में हो, चाहे दोस्तों के बीच में हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपके घर में जितने भी परिवार हैं, सदस्य हैं, सभी का मोबाइल लेकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अगला हम टाइप्स पढ़ते हैं उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी क्या होता है दोस्तों? जिसमें ऊर्जा निकलती है, जैसे श्वसन में हमारा ऊर्जा निकलती है, जैसे आप जितना भी रनिंग करते हो तो आपको ऊर्जा निकलती है, तब आप अपने आप को थकान महसूस करते हो, तो उसमें हमारा उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगला हम पढ़ते हैं विस्थापन एक। तो चलिए, तो अगला हम पढ़ते हैं जिसके नाम जानते हैं विस्थापन एक का नाम होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है? अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को अलग कर देता है, मतलब उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ये 2 नंबर में पूछता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, तो आप क्या लिखेंगे? आसान शब्द में, आसान वाक्य में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके विलयन से या उसको हटा देता है, मतलब विस्थापित कर देता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये Fe क्या है? Fe एक स्ट्रॉन्ग है, किससे? Cu से। Cu मतलब कॉपर से। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, ये Cu जो हमारे बउआ है इसको अलग कर दिया, किससे? SO4 से, और FeSO4 आपस से मिल गया, है ना, मतलब Cu को अलग कर दिया यहाँ पे, और Fe इसके साथ मिल गया, किसके साथ? SO4 के साथ। मतलब ये Cu क्या हमारा कम क्रियाशील वाला था और Fe हमारा ज्यादा क्रियाशील वाला तत्व था, इसलिए साइड करके अपना जगह बना लिया। इसी को हम बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन मतलब अलग कर देना। कौन अलग करेगा? जो आपके घर में ज्यादा, जो आपके समाज में ज्यादा बलवान होता है, वही तो पूरा वही तो जो चाहता है वही करता है ना। तो बलवान जो होता है, जो जितना क्रियाशील होता है, तो यहाँ पे भी क्या करता है, हटा देता है। ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिला है बउआ। चलो आगे हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का सिर्फ आदान प्रदान होता है ना, यही हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। चलिए अगला हम पढ़ते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2 नंबर ही बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपचयन अपचयन और उपचयन क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव में भी काफी देखने को मिलता है। तो उपचयन ऑक्सीडेशन प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का जोड़ना और हाइड्रोजन का हटना जो होता है, मतलब ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का हटना जो होता है, वही हमारा उपचयन कहलाता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अपचयन क्या होता है, जिसे हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का हटना, यही हमारा
रिडक्शन कहलाता है। ये एक दूसरे के आपस में अपोजिट है। समझ गए? एक समीकरण भी यहाँ पे दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। जब दोनों साथ हो तो उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जब उपचयन और अपचयन एक साथ हो तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं? रिडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों आपको हम जानकारी के लिए बता दूं कि इसका वीडियो हम पहले भी यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना एक न्यू कंटेंट न्यू वीडियो के साथ क्यों ना लाया जाए, बच्चों को फिर से स्टार्ट किया जाए बेसिक से स्ट्रॉन्ग तक। और आप लोग का सपोर्ट रहे तो ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। चलिए, संक्षारण एवं विकृत गंधिता क्या होता है? संक्षारण होता है जब लोहे में किसी जंग लग जाता है। वो जंग कैसे लगता है? जब धातु की नमी और अम्ल के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। जैसे लोहे में जंग लगना एक संक्षारण कहलाता है। विकृत गंधिता क्या कहलाता है? जैसे हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। विकृत गंधिता ये होता है क्या? वसा या तेल वाले जो जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिसे हम लोग खाने में यूज करते हैं, जब वो ये हवा के संपर्क में आते हैं तो इसमें उपचित होती है, और स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद और गंध बदल देते हैं ना। इसका बचाव क्या है? जब नाइट्रोजन गैस का उपयोग करें। चिप्स जैसे पैकेट में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होते हैं। नाइट्रोजन गैस होने के कारण चिप्स में क्या होता है? चिप्स खराब नहीं होता है, इसलिए वो टाइट रहता है। तो हम इसे विकृत गंधिता ये होता है। अगर आपके डेफिनेशन में क्वेश्चन में बनता है, आता ही 2 नंबरी क्वेश्चन में, तो आप पूछेगा विकृत गंधिता क्या होता है। तो जितने भी खाने पीने वाला वसा तेल वाले पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट मतलब हवा के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो ये सड़ जाते हैं। मतलब उसके स्वाद में चेंजिंग आ जाती है, गंध बदल जाते हैं, तो ये क्या होता है? विकृत गंधिता हो जाती है। इसको हम बचाव कैसे कर सकते हैं? अगर आपके घर में कुछ खराब ज्यादा हो जाता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे तो वो सही हो जाएंगे। चलिए, अब हम लोग का अंतिम है, 2 क्वेश्चन भी करेंगे और फिर उसके बाद इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो इसका कारण ये है कि ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत हट जाए और वो आसानी से जल सके, है ना। इसके लिए हम यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग पढ़े थे। द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए परमाणु की संख्या के बराबर करना जरूरी होती है ना। कौन कहता है? ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ये क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान जो होता है, ना कि विनाश हो सकता है, न ही निर्माण किया जा सकता है। कौन कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका पालन करने के लिए हम लोग किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता पड़ती है ना, क्योंकि उसका परमाणु की संख्या बराबर रहेगा तभी हम कुछ रिएक्शन करवाने में काफी इजी होता है। तो चलिए, तो आज का सेशन बस यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। बस कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये हम अगले वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी, काफी अच्छे अच्छे कंटेंट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बनाऊंगा ही। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आशा है कि आप हमारे चैनल को एक अच्छे से प्यारे से हाथों से उंगलियों से सब्सक्राइब करेंगे, और अधिक साइंस और 10th की बेहतर तैयारी करने के लिए जो आप पैसे देते हैं किसी एप्लीकेशन पे जाके, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने परिवार पे ध्यान रखते रहिए और अपनी मेहनत दबा के कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।